नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम संभाला था। वो 1985 बैच के गुजरात काडर के IAS अफसर हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो GC मुर्मू उनके चीफ सेक्रेटरी थे। सूत्रों का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी VBR सुब्रमण्यम के बीच टकराव से दिक्कतें आ रही थी। LG के तौर पर मुर्मू सभी उन्होंने अपनी बैठकें अपने दफ्तर में करनी शुरू कर दी और फाइलें भी अपने दफ्तर मंगाने लगे थे, और जो चीफ सेक्रेटरी है उनको सिर्फ कार्रवाई के लिए नोट भेजते थे। इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में GC मुर्मू ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में बेमियादी राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता, इसलिए चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के इस बयान पर चुनाव आयोग ने एतराज़ जताया था। मुर्मू जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट पर दिए गए बयान को लेकर भी विवादों में आए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य में 4G बहाल करने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कह चुकी है कि अभी 4G के लायक हालात नहीं है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर MM अंसारी। आप भारत सरकार के इंटरलोक्यूटर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मामलों के, और जम्मू कश्मीर के मामलों की गहरी जानकारी रखते हैं। अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि GC मुर्मू जो हैं उन्हें अचानक इस्तीफ़ा देना पड़ा। माना जा रहा है कि उनके बयान और जो आज़ाद तरीके से काम करना उन्हें भारी पड़ गया। क्या यही वजह है या कोई और वजह हो सकती है आपकी निगाह में? देखिए, जो आपने बातें बताई वो वजह तो खैर हैं ही अपनी जगह पे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी 2 दफ़ा ऐसी तरह के कुछ ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें गवर्नर्स को ऑल ऑफ सडन जो है वो छोड़ना पड़ा। और आपको याद होगा पिछली दफ़ा BJP और PDP की जो अलायंस थी वो भी एब्रप्टली इसी तरह से ख़त्म हुई। तो सेंटर जो है पूरी तौर से कंट्रोल करती है और अपनी मर्ज़ी से चलाती है। हालांकि मुर्मू जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे, 1 साल उनको हो गया था, लेकिन वहाँ पे कोई ज़मीनी हालात जो है बदले नहीं। आपको मालूम है कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अब भी डिटेन्ड है और वो उसको ओपन प्रिजन कहते जा रहे हैं। और दूसरी ये कि पीस और डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बातें देखें या कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन की बात करें तो उसमें भी कोई खातिर ख्वाह चेंज नहीं आई। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू ने जो बात कही, और वो कोई बात ऐसी नहीं कही जो लोगों को नापसंद हो। जैसे उन्होंने कहा कि 4G को बहाल होना चाहिए, और इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये एक्सेस टू लेटेस्ट इंटरनेट फैसिलिटीज इज़ अ फंडामेंटल राइट। और जबकि सरकार कहती है कि वहाँ वार लाइक सिचुएशन है। जब वार लाइक सिचुएशन है तो आखिर मिस्टर मुर्मू ने 1 साल में वहाँ पे किया ही क्या। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब कहा कि ये इलेक्शन होनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी जो एक आला अफसर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, और हमने तो अक्सर सीनियर आर्मी ऑफिसर से भी ये बात सुनी है कि कश्मीर का मसला जो है पॉलिटिकल है। आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस तो बहुत हद तक अगर कहीं एग्रेशन हो रहा है, कहीं बॉर्डर पे इशू है, तो वो उसको टैकल कर लेंगे। हमारी आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस अपने ही लोगों को मारने के लिए नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि मुर्मू ने कोई ऐसी बात कही है जो गैर मुनासिब हो। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट शायद इस तरह की बातें पसंद करती नहीं है, इस वजह से शायद उनको हटा दिया। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। GC मुर्मू के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री रह चुके BJP के नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। मनोज सिन्हा की छवि मोदी शाह के भरोसेमंद के रूप में रही है। मनोज सिन्हा गाजीपुर से MP रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में BJP का बहुत बड़ा चेहरा है। हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने की वजह से उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मनोज सिन्हा के पास रेल राज्य मंत्री और कम्युनिकेशन संचार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी थी। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी, उस वक्त मनोज सिन्हा ही मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। ये बतौर है कि योगी आदित्यनाथ बाद में बन गए थे, जो चुनाव भी नहीं लड़े थे, जिनका चेहरा या नाम कभी कहीं था ही नहीं। बहरहाल
मनोज सिन्हा आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। मनोज सिन्हा की गिनती उन नेताओं में होती है जो मीडिया में ज़्यादा बयानबाजी नहीं करते। मनोज सिन्हा की नियुक्ति के साथ एक राजनीतिक रास्ता खुलता नजर आ रहा है। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हालात किस तरह से बदलते हैं। अंसारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मनोज सिन्हा को मोदी और शाह का भरोसेमंद माना जाता है। क्या मोदी सरकार एक रास्ता खोलना चाहती है, राजनीति का सियासी रास्ता खोजना चाहती है, जो मनोज सिन्हा को वहाँ भेजा है? विरोध जी, मैं आपके माध्यम से मनोज सिन्हा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। वो हमारी पड़ोस के गांव के हैं और वो हमारी कंस्टिट्यूएंसी से ही वो 3 दफ़ा एमपी भी चुनते आ रहे हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो अलग बात है कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। तो मैं पर्सनली बहुत तो खुश हूँ कि मनोज सिन्हा जी अपॉइंट हुए हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी है। वो बहुत जी ईमानदार जी हैं और बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि कुछ अभी एमपी सर, मेरा यानी सवाल 2019 से पहले इन्होंने हमारे गांव में जो रेलवे स्टेशन है वो उसको बनवाया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत जी काफ़ी जी काम किया है अंसारी साहब, मेरा डेवलपमेंट के सवाल सहारे कुछ से। और है। लेकिन मैं जी दूसरी जो बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जो आपने सवाल उठाया है, वो ये कि ये मोदी जी शाह के कॉन्फिडेंस के हैं क्या, और ये क्या वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि मनोज जी सिन्हा जी साहब जो है बहुत काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। और वो अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कोई जॉइंट सेक्रेटरी उनको कोई डायरेक्शन देना चाहेगा, या उनके बहुत सारे जो एडवाइजर्स होंगे वो अगर चाहेंगे कि उनसे जो चाहे वो करा लें, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है और अपना जो ऑब्जर्वेशन है, उस पे मैं समझता हूँ कि सेंट्रल जी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो पाएगी। और ये कहना कि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो पाएगा और मनोज सिन्हा साहब के ज़रिए, आई डाउट वेरी मच कि ऐसा कुछ हो पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जी डेवलपमेंट से रिलेटेड जी एक्टिविटीज़ हैं वो बखूबी चल पाएँगी। वो बहुत ईमानदार हैं और बहुत ईमानदार लोगों को वो सराहेंगे और उनको एप्रिशिएट करेंगे। ये तमाम जी जी, चीज़ें आपने होंगी, बता दिया है तो। लेकिन हालात जो नॉर्मल हो जाएँ, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो जी जाए, आई डाउट वेरी मच। जी। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। कश्मीर के मसले पर चीन और अमेरिका ने एक साथ एक ही बात कही है, सुर में सुर मिलाया है, जो भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होने पर चीन ने कहा कि भारत का ये कदम इलीगल और इनवैलिड, अवैध और अमान्य है। चीन ने यह भी कहा कि कश्मीर की पहले जैसी स्थिति, स्टेटस को से छेड़छाड़ को वो हरगिज़ मंजूर नहीं करेंगे। वहीं यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। इसी बीच जो यूनाइटेड नेशंस है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके जो मेंबरान हैं, उन्होंने बुधवार को कश्मीर पर एक अनौपचारिक अनऑफिशियल सेशन में चर्चा की। पाकिस्तान ने कश्मीर पर चर्चा की मांग की थी। ये मांग पिछले अगस्त से 3 बार की जा चुकी है। ये सेशन अनदर बिजनेस श्रेणी के तहत हुआ। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने जर्मनी की तरह बायलैटरल तरीके से मामले को सुलझाने की बात कही। रूस ने असलियत में कश्मीर मसले का हल शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के तहत करने की बात की। सुरक्षा परिषद, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी बैठक बंद कमरे में हुई थी, अनऑफिशियल थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया, या ये कहें कि इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पहले हम कश्मीर को अंदरूनी मामला कहते थे, फिर पाकिस्तान का जब दखल हुआ तो धीरे धीरे हमने मानना शुरू कर दिया कि ये द्विपक्षीय बायलैटरल मामला है। अब चीन भी बीच में आ गया है, ट्राइलैटरल हो गया है। क्या ये मामला पूरी तरह से इंटरनेशनलाइज हो गया है? देखिए, इंटरनेशनलाइज तो ये बहुत पहले से हो गया, बल्कि जब से ये यूनाइटेड नेशन में 48 भी जब रिफ़र हुआ है, तब से यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे रिजोल्यूशंस हैं, तब से हैं। दूसरी ये कि हमारी जो कई 3-4 वार्स हो चुकी हैं और उसमें बहुत तरह के समझौते हुए हैं, जाहिर है कि ये इंटरनेशनलाइज तो हुआ है। और ख़ास करके जब 5 अगस्त 2019 को जब एब्रोगेट किया, तो ये इमीडिएटली चाइना ने एक स्पेशल मीटिंग करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बात को रेज़ किया। तो ये मामला तब से और आज तक ये इंटरनेशनलाइज तो बहुत हुआ है और पिछले 1 सालों में
खूब हुआ है और हर लेवल पे डिस्कस हुआ है, बल्कि हमारी सरकार ने यूरोपियन यूनियन वगैरह के तमाम एमपीज़ वगैरह को भी इनवाइट किया और वहाँ पे विज़िट कराया। तो ज़ाहिर है ये इंटरनेशनलाइज़ तो जी, चाइना और पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और हमारी तरफ से हुआ है। लेकिन आपने जो एक बात कही है कि ये क्या द्विपक्षीय है, ये पहले तो रहा है। हम लोग सब कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करके बायलैटरली शिमला एग्रीमेंट और उसके बाद जो कुछ है हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई उसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो जो अर्स्टवाइल जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका 45% हिस्सा जो है पीओके है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। 20% चाइना के कब्जे में है जो अक्साई चीन और सक्षम वैली है, और हमारे पास 35% है जो जम्मू एंड कश्मीर है। तो अब तीनों जो ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर है उसके ऑक्यूपेंट्स जो हैं वो ये तीनों कंट्रीज़ हैं, और एलएसी पे चाइना असर्ट कर रहा है अपने बाउंड्री लाइन के लिए, इसलिए कि एलएसी और न ही एलओसी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स नहीं है। और जबकि बल्कि मैं कहूँगा पिछले 60 सालों में चाइना ने अपने लगभग 20 जो है बॉर्डर इश्यूज़ को रिज़ॉल्व किया है, जबकि भारत ने सिर्फ बांग्लादेश से जो इनक्लेव्स हैं वो एक्सचेंज करके किया है। तो ये एक इशू है। और दूसरा ये कि जब हम पाकिस्तान से भी बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ पाकिस्तान से बात करने से ये मसला हल होगा, इसलिए कि पीओके में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसको चाइना ने उसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो अब पाकिस्तान जो है यूनिलेटरली बिना कंसल्टेशन के चाइना के कोई मैं नहीं समझता कि डिसीजन ले पाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि अब ये मामला बहुत पहले से ज़्यादा जी, गंभीर और सीरियस हो चुका है, और हमारे पास जब तक ये ट्रिपार्टाइट जी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि ये जिस तरह से ये अब कॉम्प्लेक्स हो गया है, जी यानी सर, पिछले जी, एक सालों में ये बहुत काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है। चाइना जो पहले हम नहीं समझते थे कि पार्टी था जी, जी, जम्मू अंसारी एंड साहब। कश्मीर के मामले में, अब वो पार्टी बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसको रिज़ॉल्व करने के जी, लिए हमें चाइना और पाकिस्तान से साथ-साथ इंटरनेशनलाइज़ बात हो करनी चुका है। होगी। जी, और ये भी मैं कहूँगा कि इस समय मोदी सरकार बहुत जी सक्षम है, सर। इनके पास एब्सोल्यूट जी, पावर्स जी, हैं अंसारी साहब। और पॉलिटिकल स्किल और डिप्लोमेटिक स्किल्स भी हैं, जिससे ये नेगोशिएट करके इसको रिज़ॉल्व किया जा सकता है। जी। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अंसारी साहब, हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-2672. आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। अब हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4% पर कायम रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा कैश देने के लिए नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रोविज़न किया गया है, प्रावधान किया गया है। बैंक अपने रोज़ाना के कामकाज के लिए आरबीआई से जिस दर पर लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। जब बैंकों को कम ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा, यानी रेपो रेट कम होगा, तो वो भी अपने ग्राहकों को कर्जा जो है वो सस्ता दे सकते हैं। तो रेपो रेट वो ब्याज दर है जो बैंक रिजर्व बैंक को देते हैं पैसा लेने के लिए।
इसमें रिजर्व बैंक वक्त वक्त पर मतलब कमी भी करता रहा है, बढ़ाता भी रहा है। इस वक्त जो हुआ है इन्होंने कायम रखा है जो पुराना रेपो रेट था। रेट में अब बदलाव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपको सस्ता कर्ज नहीं मिलेगा। वैसे देश में जो कर्ज की जो पूरी एक लोन की एक्टिविटीज़ हैं उसे अभी मजबूती नहीं मिली है। क्रेडिट ग्रोथ इस वक्त 6% पर है जो पिछले 6 दशक में सबसे निचले स्तर पर है। इस साल रिजर्व बैंक ने लॉकडाउन को देखते हुए 2 बार ब्याज दरों में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इस बार लोन मॉरेटोरियम को लेकर भी कोई बात नहीं की गई है। 31 अगस्त को मॉरेटोरियम की मियाद खत्म हो रही है। मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण झा, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के जेएनयू में। डॉक्टर झा, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक तो ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया रिजर्व बैंक ने, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? और दूसरे मॉरेटोरियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अगर मॉरेटोरियम पीरियड नहीं बनाया गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी, जहां तक पहला प्रश्न आपका है कि जो रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है, उसका मुख्य कारण ये है कि रेपो रेट ऑलरेडी काफ़ी नीचे है और इसके पहले लगातार उसको घटाया गया है। उससे लेकिन जो क्रेडिट फ्लो है, जैसा आपने बताया, उसमें कहीं कोई तेजी आई नहीं। तो एक सरकार के भीतर भी ये सोच रही होगी और रिजर्व बैंक ने तो बहुत स्पष्ट एक ये इंगित किया है कि अभी उसको और कम करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो कारण यही है कि जो पूरा का पूरा क्रेडिट फ्लो का जो हमारा हिसाब रहा है वो समझिए कि एक ठंडे बस्ते में है, आईसीयू में है, जो भी कह लें आप। मतलब 60 वर्षों में जो है अगर सबसे नीचे है तो एक मुख्य कारण जो माना जाता है वो यही है। और मुझे लगता है कि ये उनकी सोच सही है क्योंकि क्रेडिट फ्लो में इम्प्रूवमेंट के लिए जो कदम लेने चाहिए वो सरकार ले नहीं रही है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न मोरेटोरियम वाली जो बात है, मुझे लगता है कि इस पे कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई है कि शायद ये आंकने का प्रयास हो रहा है कि क्या इसकी आवश्यकता है या नहीं है, और इसको आगे पीछे करने से अभी जो है मुझे नहीं लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन या संभावनाएं अर्थव्यवस्था में होती। तो एक हम लोग चर्चा में कहते रहे हैं, जानना चाहता हूं आपसे मॉरेटोरियम है क्या? एक असेसमेंट है कि इससे कुछ होना नहीं है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आरबीआई का ये असेसमेंट है कि ये मॉरेटोरियम है क्या? छूने की कोई आवश्यकता नहीं। जी विनोद भाई, जी बताएं। सॉरी, मैं मिस कर गया। मॉरेटोरियम का क्या मतलब है? उसमें ये है कि जो कर्ज को जो उनको वापस करना है और उसके लिए जो उनको समय सीमा उसमें उसकी अवधि को जो बढ़ाई गई, जी, तो उसको लेके कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि देखिए स्थिति तो काफी गंभीर है, लेकिन मुझे लगता है देर सवेर इस पे कुछ होगा। जी, अभी भले ही कुछ नहीं कहा गया हो लेकिन इस पे कुछ होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। जी, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाजुक बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सुधार होना शुरू हो गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन लॉकडाउन लगने से इन पर ब्रेक लग गया। पहली दफ़े एक औपचारिक रूप से माना जा रहा है कि जो लॉकडाउन लगाया था बिना सोचे समझे लगाया था, 4 घंटे के नोटिस पर लगाया था, और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। ये खुद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं। बेहतर मानसून के कारण एग्री सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है। कमज़ोर घरेलू मांग की वजह से इंपोर्ट्स में गिरावट रही है, और उन्होंने ये कहा कि सप्लाई की जो राह है उसमें अड़चनें बनी हुई हैं। इससे सारे वर्गों की चीज़ों पर महंगाई का दबाव है। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत के इंपोर्ट्स में काफ़ी कमी देखी गई है। उसका एक फ़ायदा एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह लीजिए कि करीब 18 सालों के बाद भारत का जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं हो रहे तो रिज़र्व जाएगा ही नहीं। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अब तक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। 31 जुलाई तक देश का फॉरेक्स रिजर्व 53,460 करोड़ डॉलर था। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है प्रोफेसर प्रवीण झा कि रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर कई आशंकाएं जाहिर की हैं
और इसकी अहम वजह लॉकडाउन को माना है। अगर लॉकडाउन के लिए वक्त दिया गया होता तो तस्वीर बदल सकती थी क्या, या ऐसी ही रहती? जी, अगर लॉकडाउन जो है उसको ढंग से प्लान किया गया होता और कम से कम सप्ताह 2 सप्ताह उस तरीके की समय सीमा तय की गई होती उसकी तैयारी के लिए, तो स्थिति उतनी खराब नहीं होती जितनी हुई। लेकिन ये तो तय है, ये स्पष्ट है कि इससे झटका लगना ही लगना था। अब आपने अपनी चर्चाओं में पहले भी कहा है और हम लोगों ने इस पे बात की है कि जहां से ये समस्या शुरू हुई चीन में, वहां पे जो है लॉकडाउन मात्र 3 प्रोविंस में हुआ और उसमें भी जो बड़े बड़े कुछ शहर थे वहां पे ऐसा भी नहीं है कि प्रोविंसेस में पूरी तरीके से था। तो ऐसी स्थिति में एक जो अंदेशा था कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पे बहुत भयंकर चोट हो सकती है, ये चीन के पीछे जो सोच थी वही थी। इसी तरह से हमने देखा कि पश्चिमी यूरोप के कई देश बहुत हिचकिचाई स्थिति में रहे कि नहीं, शायद हमें पूर्ण लॉकडाउन में नहीं जाना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि इससे जो है कितना घाटा होता है ये निर्भर करेगा आपकी तैयारी पे। वहां पे हम बुरी तरह चुके, वो 4 घर, और उससे जो खास करके लोगों पे जो बहुत खास करके जो हमारा मजदूर वर्ग है उन पे जो प्रभाव पड़ा, जो हम सभी लोग उससे वाकिफ हैं। लेकिन एक बात विनोद जी मैं कहना चाहूँगा कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि सुधार होना शुरू हो गया था, उसका कोई आधार नहीं है। लॉकडाउन के पहले जो ये उनका कहना सही है कि लॉकडाउन से नुकसान बहुत हुआ, लेकिन सुधार कहीं हो नहीं रहा था। उसके पहले स्थिति जो है वो चरमरा ही रही थी, तो हमें उसको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। जुलाई महीने के दौरान देश के सर्विस सेक्टर में भी गिरावट रही है। ये गिरावट पिछले 5 महीने से देखी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से कंपनियों के प्रोडक्शन में कमी आई और उन्हें कर्मचारियों की तादाद घटाने को मजबूर होना पड़ा, लिहाजा सर्विस सेक्टर में गिरावट कायम रही। भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 55% के करीब है। ये सेक्टर बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर भी पैदा करता है, जिनका इनकम टैक्स में बहुत योगदान होता है। वैसे सबसे गहरी चोट, सबसे बड़ी चोट सर्विस सेक्टर को तब पहुंची थी जब नोटबंदी की गई थी, वो भी लॉकडाउन की तरह 4 घंटे के नोटिस पे की गई थी। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। IHS मार्केटिंग के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI कहते हैं इसे, उसने एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक जीडीपी में मार्च 2021 में 6% से अधिक की गिरावट का संकेत मिलता है। सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने लॉकडाउन, कमज़ोर मांग, कंपनियों में कामकाज पर अस्थायी रोक और सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ और ऑर्डर बुक दोनों में आई गिरावट से जोड़ा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जीडीपी में अहम योगदान देने वाला सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा दबाव में है इस वक्त। इस मंदी से उसको उबारने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, एक तो लॉकडाउन के बाद जो इसमें छोटे उद्योग जो थे सर्विस सेक्टर में, उसमें तमाम एक बहुत बड़ा तबका है जो बिल्कुल गायब सा ही हो गया है, और जो वापस अपने पांव पे खड़े भी हो पाने की स्थिति में है वो बिल्कुल चरमराई हुई हालत में है। तो कैसे उनको सपोर्ट किया जाए, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए, इस पे तो कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। जो एक बार बात हुई थी कि वेंडर्स के लिए कुछ सपोर्ट होगा, लेकिन क्या उसके मैकेनिज्म होंगे, क्या एक जो ढांचा उसके लिए बनाया जाए, उस पर कहीं कोई चर्चा हुई ही नहीं। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वैसे भी संभव नहीं है। मसलन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा हमारा सर्विस सेक्टर का हिस्सा है, ट्रैवल टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, ये जो चीज़ें हैं, चूँकि ये मिला जुला के अभी भी बंदी की स्थिति में है, तो इन पे जो असर है वो तो बरकरार रहेगा ही रहेगा। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास एक इन समस्याओं का जो एक आप कहिएगा एक उचित संज्ञान और एक उचित विश्लेषण, जब तक वो नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ पाएंगे। जो बार बार मैं कहता रहा हूँ, ये सिर्फ एक खास किसी सेक्टर की बात नहीं है, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था को लेके ये है कि जो एक विश्लेषण और सोच जो है उसमें काफी कमजोरी है।
और उसके बाद फिर वही होता है कि आप हवा में तीर चलाते रहते हैं, वो कहाँ जी। जाके क्या लगेगा नहीं लगेगा उस पे आपने छोड़ा हुआ है। जो भी अर्थशास्त्री समझते हैं कि सही किस्म की नीतियां होनी चाहिए, एक बात जो आप बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकते हैं, उनको जी। पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जी जी विनोद जी। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर प्रवीण झा, अपना वक्त देने के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने जनसत्ता नाम के अखबार की खबर का लिंक शेयर करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस बयान पर ये कहा जिसमें उन्होंने चीनी घुसपैठ के दावे को नकार दिया था। प्रधानमंत्री ने 19 जून को ऑल पार्टी मीट में कहा था कि हमारी सभी पोस्ट सुरक्षित हैं, ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कब्जा हुआ है। दरअसल डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली ये मंजूर कर लिया है कि चीनी फौज ने पूर्वी लद्दाख में मई के महीने में घुसपैठ की थी और डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड हुए दस्तावेज़ों से ये बात सामने आई है कि उन्होंने घुसपैठ की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इन दस्तावेज़ों को हटा दिया गया वेबसाइट से। दस्तावेज हटाने पर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि 19 जून को प्रधानमंत्री ने साफ तरह से देश को गुमराह किया था। डिफेंस मिनिस्ट्री एक दस्तावेज रखता है, अपलोड करता है, फिर गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जो भी छिपाने की कोशिश कर रही है वो बहुत गंभीर है और सरकार को साफ तरह से साफ सच बताना चाहिए। रक्षा मंत्रालय आपकी सूचना के लिए है, रक्षा मंत्रालय के नए दस्तावेज में बताया गया है कि चीन ने कुगरांग नाला जो हॉट स्प्रिंग्स के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास है, गोगरा और पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे में इलाकों में 17-18 मई को सीमा का उल्लंघन किया था, ट्रांसग्रेशन किया था। ये ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल किया है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ट्रांसग्रेशन जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो घुसपैठ हुई थी उसके लिए इस्तेमाल किया गया था, ट्रांसग्रेशन शब्द का उपयोग जो किया गया था। हकीकत यह है कि चीन छठी दौर की वार्तालाप भी ख़त्म हो चुकी है, नतीजा कोई सामने नहीं आया है और चीन अभी भी अड़ा हुआ है कि जो फिंगर 8 है वहाँ से भारतीय फ़ौज पीछे हट जाए, क्योंकि वहाँ तक भारतीय फ़ौज ना आए, क्योंकि वहाँ तक अभी तक भारतीय फ़ौज जाती थी, ये 4 से 8 तक। इस वक्त जो नई स्थिति बन रही है, हमें जैसे पहले भी हम कह चुके हैं, एक नई यथास्थिति, एक नया स्टेटस को बनाया जा रहा है, एक नया बफर जोन, उसको न्यू नॉर्मल मानने की बात हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक जो बातचीत हो रही है चीन और हमारी फ़ौज के दरमियान, वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रही है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।